हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। तो आपने देखा होगा कि पहले वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से ग्रामीण परिवेश को, जनजाति समूह को और औद्योगिक समाज को देख लिया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने अपने समाज को 3 प्रकार में विभाजित किया है। पहला जो प्रकार है भारतीय समाज, जिसे हम कृषक समाज भी बोलते हैं। दूसरा है अमेरिकन समाज और तीसरा है अफ्रीकन समाज। ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जनजाति समाज से। इन तीनों समाजों को हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जनजाति समाज क्या होता है और यह कहाँ पाए जाते हैं, औद्योगिक समाज और कृषक समाज। तो जनजाति समाज जो टॉपिक है, इसको हम अपने भारत में, अपने देश भारत में देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पर हैं। ठीक है ना। और इनकी जो इनका रहन सहन है उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि यूपी लेखपाल की परीक्षाओं में जनजाति समूह का जो आंकड़ा है यह काफ़ी अधिक पूछता है कि कौन से प्रदेश में जनजाति सबसे अधिक पाए जाते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए और जो डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, वीडियो को पॉज करके आप उस डेटा को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि देश में लगभग 532 जनजातियाँ पाई जाती हैं। देश में लगभग 532 जनजातियाँ पाई जाती हैं। मैं 1 मिनट में आपको बताऊँगा कि जनजातियाँ होती क्या हैं। ठीक है ना। तो जनजातियाँ जो होती हैं, जैसे कि पुराने समय में कुछ लोग जंगलों में निवास करते थे, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया में रहते थे। तो आज का जो सभ्य समाज जिसे हम बोलते हैं, जो कि शहरों में रहता है, नगरों में रहता है, उससे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। ठीक है ना, उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। तो जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने सोचा कि जो जनजाति समूह हैं उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई और इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके इसलिए इनका प्रॉपर तरीके से इनको गिना भी गया कि कौन से प्रदेश में जनसंख्या इनकी कितनी है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए, यानी कि अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन या फिर जिक्र वहाँ पर किया गया है। जिसको प्रॉपर तरीके से देखना हो वहाँ जाकर इसको देख भी सकता है। तो ये पेज आपको समझ में आ गया होगा कि हम समाज को 3 भागों में विभाजित किए हुए हैं, भारतीय समाज, अमेरिकन समाज और अफ्रीकन समाज। भारतीय समाज को कृषक समाज कहते हैं, अमेरिकन को औद्योगिक और तृतीय जो अफ्रीकन है उसको जनजाति। और जनजाति समाज को भारत की दृष्टि से हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, देश में लगभग जनजातियाँ कितनी पाई जाती हैं और कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। और मैं आप लोग को बता दूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप आर्टिकल में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति जो हैं, जैसे कि आप सपोज करिए कि हजारों वर्षों से जो लोग शोषित थे, जिनका प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो पाया, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ जातियों का संकलन ही अनुसूचित जाति है। ठीक है ना। कुछ एक सूची में कुछ जातियों का संकलन हुआ, उसको हम अनुसूचित जाति बोलते हैं। और अनुसूचित जनजाति के बारे में मैंने बताया ही, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अनुसूचित जनजातियों को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार इनकी संख्या 550 है। वह वर्ष सन 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है ना। अभी सन 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। प्रत्येक 10 वर्ष में प्रावधान है कि जनगणना होनी चाहिए, ऐसा फिक्स नहीं है। कोई यदि विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो पोस्टपोन्ड भी हो जाता है। इनकी जनसंख्या बढ़कर 10.42 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 8.6 भाग है। इन दोनों डेटा को आप लोग नोट कर लीजिए कि सन 2011 में जो जनगणना हुई हमारे देश यानी कि भारत में, अनुसूचित जनजाति जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, 10.42 करोड़। ठीक है ना। जो कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% है। तो यानी कि एक बड़ा भाग जो है वो अनुसूचित जनजाति भाइयों का भाग है यहाँ पे।
तो यदि इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या हमारे देश का विकास होगा? नहीं होगा। यदि एक गांव है और गांव में 10 परिवार रहते हैं, 10 फैमिली रहते हैं, सपोज करिए 9 लोग काफ़ी धन धान्य हैं, समृद्ध हैं, लेकिन एक बेचारा बहुत ही गरीब है, उसका रहन सहन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, यानी कि बहुत कमज़ोर है, खान पान उसका बिल्कुल ही निम्न स्तर का है, तो क्या हम इस गांव को अच्छा गांव मान लेंगे जहां पर एक भाई एक परिवार यहाँ पर काफ़ी दबा कुचला हो? नहीं। तो इसलिए अनुच्छेद 342 में आपने पीछे भी देखा होगा, इनके लिए प्रावधान किया गया है और इनके विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर हमारे संविधान में की गई है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों डेटा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछा हुआ है। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। वर्ष 1951 से सन 2011 की अवधि में अनुसूचित जनजातियों में 5.45 गुना वृद्धि हुई। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, कितनी? 5.45 गुना वृद्धि हुई। इसको मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। जबकि देश की कुल जनसंख्या में केवल 3.35 गुना वृद्धि हुई। जैसे सपोज करिए, ठीक है ना, एक घर है, वहाँ पर 3 भाई हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है ना। तो 10 वर्षों बाद इस परिवार की जो पॉपुलेशन थी वो 15 हो गई, ठीक है ना। तो इन दोनों भाइयों के सपोज करिए कि 6 बच्चे हुए, इनके 6 हुए, ठीक है ना। सॉरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करिए कि ए के बच्चे 6 हुए और इनके हुए 5 और इनके हुए 4। तो ए की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बढ़ी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि 1951 से सन 2011 के बीच में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा बढ़ी कंपेयर टू जो भारत में अदर लोग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये डेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, 3.35 गुना और 5.45 गुना। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या आकार की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है, सबसे अधिक लोग जो हैं अनुसूचित जनजाति के, वो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उसके लिए प्रथम स्थान पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। आप लोग आगे भी डेटा देखेंगे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो अभी हमने पिछली बात बताई उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। तो मध्य प्रदेश में कितना है, ये डेटा आपके सामने दिख रहा होगा, 21.1%। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है और जनसंख्या का मतलब क्या होता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात, ध्यान रखिए, यदि पूछ लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो भारत के कौन से प्रदेश में है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। यदि पूछ लिया प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 22.8, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश, सपोज करिए ये हमारा क्या है, प्रदेश। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि जो यूटी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो उनका डेटा अलग होगा, आपको आगे देखने को मिलेगा। ओके, तो प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जैसे सपोज करिए कि 100 लोग हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर 1000 लोग हैं, तो 211 जो लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है ना। जो प्रतिशत का अर्थ है यहाँ पर क्या हुआ कि यदि किसी प्रदेश में या फिर किसी गांव में सपोज करिए कि 1000 व्यक्ति रहते हैं, तो वहाँ पर 211 लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। ये डेटा जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में लगभग 211 लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। यदि मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में यदि 1000 लोग हैं तो 228 लोग अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर खोज रहे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, लोग बोलते हैं बड़ा पिछड़ा है, ठीक है ना। तो अनुसूचित जनजाति के लोग शायद यहाँ पर ज़्यादा हों, तो आप लोग चौंकेंगे
जब आप लोग उत्तर प्रदेश का डेटा देखेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो नया डेटा बना है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप का नाम आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटी हैं, आपको तो उतना तो याद ही होना चाहिए। तो लक्षद्वीप जो है वो प्रतिशत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला यूटी है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर यदि 100 सपोज करिए यदि यहाँ पर 1000 लोग हैं तो 948 लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं लक्षद्वीप में, यानी कि प्रतिशत की दृष्टि से काफ़ी अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी अधिक क्या लगभग पूरे ही लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं लक्षद्वीप में। फिर इसके बाद क्रमशः मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये हमारे क्या है राज्य हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से 94.4। कौन से राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, प्रतिशत कौन से राज्य में सर्वाधिक है, प्रतिशत की दृष्टि से जो यूटी हैं केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या उनकी कितनी है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बना के उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सारा डेटा है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाले कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर कौन से राज्य हैं। जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, अभी आपने अधिकतम में देखा, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से देखा हो चाहे वो प्रतिशत की दृष्टि से देखा हो। तो आपकी खोज पूरी हो गई, मिल गया अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए न्यूनतम, ठीक है ना। यदि मेरा यह अनुमान है कि जो बच्चा इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा, यदि प्रश्न आ गया न्यूनतम में तो शायद उत्तर प्रदेश में किसी का ध्यान न जाए, ठीक है ना, शायद उत्तर प्रदेश में किसी का ध्यान न जाए, तो इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग ध्यान देके इसको नोट करिएगा कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक न्यूनतम वाला राज्य है, यानी कि 0.6% लोग ही उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ साफ साफ हो गया, यदि 1000 व्यक्तियों में से मैं यदि यहाँ पे औसत देखूँ तो सिर्फ 6 व्यक्ति ही अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। 6 लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, बिहार भी काफ़ी नीचे है, ठीक है ना, केरल और उत्तराखंड। तो ये डेटा जो है प्रॉपर तरीके से आप तो हमने अभी यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं भारत में संकटग्रस्त जनजातियाँ। देखिए जैसे कि हमारी ओबीसी जनजातियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो कुछ जनजातियों में भी सब कैटेगरी होती हैं, एक ही प्रकार की जनजातियाँ नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कौन सी संकटग्रस्त हैं, यानी कि कौन सी जो इनकी जाति है वो खत्म होने वाली, यानी कि संकट की स्थिति में आ गई है, उस जाति के लोग काफ़ी कम बचे हुए हैं। उसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, हो सकता है भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना, और उनका खान पान, रहन सहन, पर्यावरण, तो उतना अंदर तक हमें नहीं जाना है। हमें बस देखना है कि कौन कौन सी जो जनजातियां हैं वो संकटग्रस्त में आ गई, यानी कि खत्म होने वाली हैं। तो तमिलनाडु राज्य में भेटा, टोडा और उराली, इसको आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लेना यार, याद ही हो जाएगा, ठीक है ना, पढ़ना तो है ही। सिक्किम में क्या है, लेप्चा, क्या है, लेप्चा। छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, जो यहाँ पे कवरड़ है, ठीक है, काफ़ी अटपटा नाम है, कवरड़, तो इसको देख लेना है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जो कि संकटग्रस्त जनजातियां हैं। और अंडमान निकोबार में अंग, जाखा और सैम्पेन, यदि आप लोग यूट्यूब पे इनको सर्च करें ना तो काफ़ी आनंद आएगा आपको, काफ़ी अलग इनका तौर तरीका है। बात समझ में आई। तो यहाँ तक हमने जनजातियों के बारे में देख लिया, प्रदेश में अपनी स्थिति क्या है और यूटी में स्थिति क्या है और कौन कौन सी जनजातियाँ जो हैं वो संकटग्रस्त में हैं।
तो आई होप कि आप लोग को ग्राम विकास एवं समाज का जो दूसरा लेक्चर था समझ में आ गया होगा। तो फिर आप लोग और जिनको जो बच्चे यूपी लेखपाल का फॉर्म भर लिए हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी हो, और रैंकाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।